के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव संपदा उत्तर प्रदेश पोर्टल पर आपको चल अचल संपत्ति के बारे में कैसे उसका ब्यौरा दर्ज करना है। तो उसके लिए आपको इसकी वेबसाइट पे आ जाना है और राइट साइड में आपको मिल जाता है EHRMS लॉगिन। तो EHRMS जब लॉगिन करेंगे हम तो यहाँ पर देखिए आपको आपका जो यूज़र आईडी है और पासवर्ड के साथ में आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ से आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, बेसिक एजुकेशन है या मेडिकल एजुकेशन है या जो भी है, या जो डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे लिस्ट में नाम नहीं आ रहा उसे आप ऑल अदर डिपार्टमेंट में जा करके सेलेक्ट कर सकते हैं। कैप्चा कोड डाल करके उसके बाद आपको इसे लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद में देखिए ये विंडो खुल जाती है, इस तरीके से होम पेज आपका खुल जाता है। उसके बाद में जो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है जनरल का, इस जनरल ऑप्शन पे ही हमें सारा काम करना है। और यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन पे हमें मिल जाता है प्रॉपर्टी रिटर्न का ऑप्शन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इमूवेबल, मूवेबल और नो इमूवेबल और नो मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि चल अचल संपत्ति। मूवेबल होता है आपका चल संपत्ति और जो इमूवेबल होता है वो आपका अचल होता है। जो भी भाई फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो में इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से मैं बता दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से फिल हो जाएगा। शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ में जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा थर्ड ऑप्शन की, नो इमूवेबल प्रॉपर्टी और नो मूवेबल प्रॉपर्टी फोर्थ ऑप्शन की। देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि वो प्रॉपर्टी जो मूव नहीं कर सकती है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी यानी कि वो आपके पास लैंड हो सकता है, आपके पास घर हो सकता है, आपके पास खेत हो सकते हैं आपके गांव में, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी अगर आपके पास है ही नहीं, ठीक है, तो आपको इस ऑप्शन पे आके डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी मूव कौन सी करती है, आपका व्हीकल हो सकता है, गाड़ी हो सकती है कोई भी आपके पास में, आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है या इसके अलावा कहीं और भी आपने पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, वो आपका होता है मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि चल संपत्ति, ठीक है, जो प्रॉपर्टी आपकी मूव कर सकती है। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी अगर आपके पास नहीं है तो इस वाले ऑप्शन पे आपको आकर के डिक्लेयर कर देना है। अब इन दोनों ऑप्शन को पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपली हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए रिटर्न ईयर हमें सेलेक्ट कर देना है 24 और इसको सबमिट कर देना है। सिंपल सा देगी, कोई भी ऑप्शन ही नहीं है इसमें, सिर्फ आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इसके बाद वापस हम जो इसके नीचे का ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। वापस से जनरल में आकर के प्रॉपर्टी रिटर्न ऑप्शन में आएंगे, नो मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ करना है आपको, 24 सेलेक्ट करके हमें इसको सबमिट कर देना। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई डिक्लेयर दैट आई हैव नो एनी शेयर इन्वेस्टमेंट, यानी कि मेरे पास कोई भी शेयर या शेयर के अलावा कोई भी किसी भी तरीके से और कहीं निवेश नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन में आपको कुछ भी करना ही नहीं है। तो प्रॉपर्टी रिटर्न में दोबारा से हमको आना है। अब हमारे पास क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि वो प्रॉपर्टी जो मूव नहीं हो सकती, यानी कि हमारे पास घर है या हमारे पास और भी कोई लैंड है, तो अब हम इसको फिल कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करना है, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देखिए जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं वो फिल करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जब तक आपकी सारी डिटेल फिल नहीं हो जाती हैं तब तक आप इस फाइनल लॉक वाले ऑप्शन को क्लिक मत करिएगा। अगर इसे आपने कर दिया तो दोबारा आप कोई भी डिटेल ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी की डिटेल फिल करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे अगर आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी आपकी एक जगह पे है, दूसरी जगह पे है, या एक ही जगह पे 2-3 अलग अलग पार्ट में है, तो आपको क्या करना है, सारी प्रॉपर्टी एक एक करके हर बार सेव करनी है। तो जैसे कि हम एक बार पूरी डिटेल फिल कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन, हम इसको सेव कर लेंगे और दोबारा से फिर हम नई प्रॉपर्टी को यहाँ पे उसकी डिटेल एंटर करेंगे। अब करना क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पे ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है 24, प्रॉपर्टी टाइप में किस तरह की आपके पास प्रॉपर्टी, हाउस है, बिल्डिंग है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, ठीक है, रेजिडेंशियल है, एग्रीकल्चर यानी वही खेत के लिए आपके पास कोई लैंड है, कॉमर्शियल है या आपके पास कोई शॉप है, तो इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है कोई भी जो आपके पास है। अब वो जो प्रॉपर्टी है उसका एरिया कितना है, तो स्क्वायर फीट में जनरली ज़्यादातर हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे एरिया आपके पास जो भी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। प्रॉपर्टी नंबर में जो भी आपके पास रजिस्ट्री होती है, जो भी और कोई पेपर होते हैं, अलॉटमेंट लेटर होता है, उसमें अगर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ा हुआ है या रजिस्ट्री में 12 या 14 नंबर का सबसे लास्ट वाले पेज पे नंबर्स लिखे होते हैं उसको आप एंटर कर सकते हो। बहुत बड़ा इशू नहीं है, एटलीस्ट कोई नंबर होना चाहिए जो आपकी प्रॉपर्टी में एज अ रजिस्ट्रेशन नंबर है, कुछ इस तरह का जिक्र हो। कंट्री इंडिया हो गई, इसके बाहर है तो आप अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, जो भी सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से स्टेट हो गया हमारा,
सेलेक्ट कर दिया था, स्टेट के बाद ही आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब जो भी आपकी तहसील लगती है वो आपको तहसील यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। लोकेशन में आपका जो भी एरिया लगता है, लोकेलिटी, वो लिख लीजिएगा। मैं लखनऊ फिलहाल तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पिन कोड जो भी आपको डालना हो, जो भी आपकी एरिया का पिन कोड लगता है पोस्ट ऑफिस का, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब जो ओनर नेम यानी कि जिसके नाम से प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो आपका नाम आपको लिख देना है। अब शेयर यहाँ पे उस प्रॉपर्टी का शेयर हिस्सा कितना है आपके पास, 100% आपको लिखना है। इनकेस यहाँ पर अगर ज्वाइंट रजिस्ट्री भी आपके पास में, दो मेंबर भी हैं उसमें, तब भी आपको यहाँ पे 100% ही लिखना है। तब तक जब तक उस प्रॉपर्टी का शेयर डिक्लेयर नहीं है, ठीक है, यानी कि शेयर के लिए आपने पेपर वर्क उस पर नहीं है ऐसा कुछ, तो आपको 100 ही लिखना है, भले ही वो ज्वाइंट रजिस्ट्री हो। बट अगर आपके पास शेयर डिवाइड है तो फिर आप उसके हिसाब से लिखिएगा कितना परसेंटेज प्रॉपर्टी में आपका है। अब रिलेशन में लिख देना है किसके नाम से, मान लीजिए आपने वाइफ के नाम से लिया तो यहाँ पे ओनर नेम में वाइफ का ही नाम लिखिएगा, और यहाँ पे रिलेशन में वाइफ लिख दीजिएगा। खुद का है तो आप सेल्फ करके कर दीजिएगा। उसके बाद में है इस डेट का, क्या यहाँ पे कोई इशू नहीं है, इसको आप छोड़ भी दीजिएगा, बट अगर कोई आपकी डेट है तो आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। मोड ऑफ एक्विजिशन यानी कि ये जो भी आपकी परचेज डेट होती है एक तरीके से, वो कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी आपके पास में है, ये किस रीज़न से आई है आपके पास में, आपने खरीदी है, परचेज की है, या आपको किसी ने गिफ्ट की दी है, या किसी और के पास से आपको ट्रांसफर होकर के आई, ठीक है। और ये जो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है एंसेस्टर का, ये होता है आपके पूर्वजों से, दादा बाबा से आपको जो जमीन आपकी मिली है, तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। अब वो जो प्रॉपर्टी है वो आप उसमें खुद रहते हैं या आपने रेंट पे दिया है, ये दो ऑप्शन जो भी आपके पास आपका लगता है एप्लीकेबल होता है वो आप कर दीजिए। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू जो भी है 5 लाख 50 लाख जो भी हो वो आप कर दीजिएगा। प्रॉपर्टी से अगर कोई आपको इनकम होती है, एनुअल लिखा है नहीं कि साल का कोई अगर आपको इनकम होती है तो वो यहाँ पे लिख दिया। रिमार्क में अगर आप नॉर्मली कुछ भी उसके बारे में अलग से कुछ मेंशन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और हमें क्या करना है, हमें इस प्रॉपर्टी को सेव कर देना है। सेव करने के बाद में इसे लॉक मत करिएगा, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर लॉक कर देंगे आप, तो अब मान लीजिए मुझे एक और मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पास शॉप के अलावा हाउस, मेरे पास बिल्डिंग है, कोई घर है, उसको भी हमें मेंशन करना है, तो फिर ये ऐड नहीं होगा, यानी कि दोबारा आप इसको सेव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दोबारा से पूरा प्रोसेस वही कर रहा है, आपको जितनी भी प्रॉपर्टी है आपको मेंशन करते चले आना है और सेव करते चले आना है। सबसे लास्ट में जब पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही फाइनल लॉक करेंगे। फाइनल लॉक करने का मतलब ये है कि सिर्फ ये इमूवेबल प्रॉपर्टी ही नहीं है, जब आप मूवेबल प्रॉपर्टी को भी प्रॉपर एंटर कर लेंगे सारी डिटेल, उसके बाद ही आपको करना है। तो वापस से प्रॉपर्टी रिटर्न पे हम आएंगे, यहाँ पर इस ऑप्शन पे। अब हम मूवेबल की बात कर लेते हैं। तो मूवेबल में क्या करना है, देखिए यहाँ पे सेम ईयर आपको ऐसे ही सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो फिलहाल ऑप्शन लिस्टेड है वो आपका शेयर है और इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप है यहाँ पे जो भी आपका शेयर है, डिस्क्रिप्शन उसके बारे में आप लिख दीजिएगा, किस डेट को आपने परचेज किया था आपने, और जो शेयर में आपने इन्वेस्ट किया है वो 50,000 1 लाख जो भी है वो आप मेंशन कर दीजिएगा। अब सेम यहाँ पे भी मोड वैसे ही आएगा, मैंने परचेज किया तो हम परचेज करेंगे आप यहाँ पे, या किसी और मोड से आया आप तो आप वो कर दीजिएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के अलावा मेरे पास एक 4 व्हीलर है, ठीक है, जिसकी कीमत 8 लाख है, 10 लाख है, जो भी हो आपके पास, तो वो फिर यहाँ पे आपको परचेज डेट और यहाँ पर जो वैल्यू है वो लिख देना है। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है, आपको जो भी आपका व्हीकल है, कार और जो उसका मॉडल वगैरह वो आपको लिख देना है। सेम यहाँ पे सेव करना है। अब यहाँ पे भी वही चीज़ लागू होती है, एक से ज़्यादा आपके पास में है तो दोबारा से आप इसको फिर से सेव करने के बाद में दोबारा एंटर करेंगे और फिर सेव कर लेंगे। तो ये सारे ही ऑप्शन जब आप यहाँ पर जनरल में वापस आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉपर्टी रिटर्न में आने के बाद में जब ये इमूवेबल, मूवेबल, नो इमूवेबल और नो मूवेबल प्रॉपर्टी, ये चारों डिक्लेरेशन और ये सब कुछ आप फिल कर देंगे, उसके बाद में चारों ऑप्शन में आपको जाके बारी बारी से आपको जाकर के फाइनल लॉक कर देना है। फाइनल लॉक करने के बाद में फिर आप फाइनली आइएगा सबसे लास्ट ऑप्शन पे, व्यू एंड प्रिंट प्रॉपर्टी रिपोर्ट पे। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपने जिस ईयर में सेलेक्ट किया है वो ईयर आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में इस तरीके से आपने जो भी डिटेल फिल करी है सारा का सारा आपका डेटा जो है वो प्रिंट होकर के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन अगर रहती है आपके मन में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।